देश की राजधानी दिल्ली में एक ऐसा रहस्य है जिसे आज तक पूरी दुनिया में कोई भी नहीं सुलझा पाया है, जिसने पूरी दुनिया को हैरान और परेशान कर रखा है। आखिर वो ऐसा क्या रहस्य है, जानेंगे आज के इस एपिसोड में। हाय दोस्तों, मैं शिवराम सिंह और आप देख रहे हैं रिसर्च टीवी इंडिया। दिल्ली के मेहरौली में कुतुब मीनार के पास एक लोह स्तंभ है जो प्राचीन भारत की हाईटेक साइंस का जीता जागता सबूत है। लोहे के इस विशाल स्तंभ की ऊंचाई 23 फुट 8 इंच है और ये 3 फुट 8 इंच जमीन में गड़ा हुआ है। इसके निचले हिस्से की मोटाई 17 इंच है, जबकि ऊपर को जाते हुए ये पतला होता जाता है, जहां इसकी मोटाई 12 इंच है। ये लोह स्तंभ लगभग 1600 साल से भी अधिक समय से खुले में खड़ा है। लगभग 98% शुद्ध इस्पात से बने इस लोह स्तंभ को देखकर ही ये अंदाजा लग जाता है कि इसको बनाने वाले धातु विज्ञान के कितने कुशल जानकार होंगे। लेकिन लोह धातु के बने इस स्तंभ के प्रसिद्ध होने की वजह कुछ और ही है। कई शताब्दियों से ये लोह स्तंभ बारिश, हवा और धूप का सामना कर रहा है, लेकिन आज तक इसमें जंग नहीं लगा। कई धातु विज्ञानियों ने इस पर शोध किया और इसके जंग न लगने के पीछे अपने तर्क दिए, जिसमें से आईआईटी कानपुर के विशेषज्ञ बाला सुब्रमण्यम और उनकी टीम की रिसर्च प्रमुख है। उनके अनुसार इस स्तंभ को जंग से या किसी भी अन्य प्रकार की धातु विष से बचाने के लिए इसके ऊपर मिसाविट नाम के रसायन की एक पतली सी परत चढ़ाई गई है, जो लोह तत्व ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मिश्रण से बनाई गई, जिसमें आज तक जंग नहीं लगा। इसी से मिलती जुलती प्रक्रिया आजकल नाभिकीय रिएक्टर में रेडियो एक्टिव पदार्थों की सुरक्षा के लिए प्रयोग की जाती है। 1961 में किए गए एक रासायनिक परीक्षण में पता चला कि यह शुद्ध इस्पात का बना है, जिसमें कार्बन की मात्रा काफी कम है। भारतीय रसायन शास्त्री डॉक्टर बी लाल के अनुसार इसे गर्म लोहे के 20 से 30 किलो के टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसमें एक भी जोड़ दिखाई नहीं देता। उन्होंने इस स्तंभ का निरीक्षण किया, शोध किया और फिर अपना मत दिया। उन्होंने पता लगाया कि इसको जंग से बचाने के लिए इसमें फास्फोरस की मात्रा अधिक और सल्फर और मैग्नीज की मात्रा कम रखी गई, जो कि जंग की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। साथ ही इस पर एक पतली परत ऑक्साइड की है, जो इसको जंग से बचाने में मदद करती है। ये लोह स्तंभ आज पूरी दुनिया के सामने एक प्रश्न चिन्ह की तरह खड़ा है। इसका निर्माण कब और कैसे हुआ, किसी इतिहासकार या वैज्ञानिक को आज तक ठीक तरह से पता नहीं है। इतिहासकारों के अनुसार ये स्तंभ गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय का है। कुछ अन्य के अनुसार इसका निर्माण सम्राट अशोक ने अपने दादा चंद्रगुप्त मौर्य की याद में करवाया था, परंतु विशेषज्ञों का मानना है कि इसका निर्माण इनसे भी पहले हो चुका था। ये पहले हिंदू और जैन मंदिर का हिस्सा था। इस लोह स्तंभ में संस्कृत में कुछ लिखा है, जिसके अनुसार मथुरा में राजा चंद्र द्वारा निर्मित विष्णु मंदिर के सामने इसे ध्वज स्तंभ के रूप में खड़ा किया गया था और फिर इस पर गरुड़ स्थापित किया गया, इसलिए इसे गरुड़ स्तंभ भी कहा जाता है। सबसे पहले इस स्तंभ को लेकर 11वीं सदी के तोमर शासक अनंगपाल ने जिज्ञासा दिखाई। अनंगपाल ने अपने राज ज्योतिषियों और विद्वानों को इस स्तंभ के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का आदेश दिया, किंतु उनके हाथ असफलता ही लगी। कहते हैं, निराश होकर अनंगपाल ने इस स्तंभ को जड़ से उखाड़ने का आदेश दे दिया। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि थोड़ा खोदने पर ही इसमें से खून की धारा बहने लगी। राज ज्योतिषी ने कहा कि महाराज, ये लोह स्तंभ शेषनाग के फन पर टिका है, इसलिए ये अटल है और ये तब तक रहेगा जब तक आपका शासन रहेगा। अनंगपाल ने उस गड्ढे को पटवा दिया, जिसके बाद भी वो हिलता रहा, जिससे लोगों ने उसे दिल्ली कहना शुरू कर दिया और आगे चलकर वो दिल्ली हो गया। स्तंभ पर 2 लेख लिखे गए हैं, एक पृथ्वीराज चौहान का, जिसने 12वीं सदी के अंत तक शासन किया, और दूसरा 4वीं सदी का गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि में लिखा शिलालेख, जिसमें बताया गया कि इसे किस राजा की याद में बनवाया गया। दुनिया के तमाम आश्चर्यजनक चीजों का अध्ययन करने वाला एक विदेशी रिसर्चर एरिक डेनिकेन जब दिल्ली पहुंचा तो लोगों ने उसे कुतुब मीनार देखने की हिदायत दी। कुतुब मीनार देखकर उसे हैरानी तो बड़ी हुई, लेकिन उसे संतुष्टि नहीं मिली, क्योंकि वो कुछ आश्चर्यजनक और रहस्यमय चीजें ढूंढ रहा था। तभी उसकी निगाह मीनार के निकट लोह स्तंभ पर पड़ी, जिसको देखकर डेनिकेन चकित रह गया। अचानक ही उसके मुंह से निकल पड़ा,
कि ये यहाँ के लोगों द्वारा नहीं बल्कि दूसरे ग्रह के प्राणियों के द्वारा प्राचीन भारत को दिया गया उपहार है। यही बात डेनिकेन ने अपनी पुस्तक देवताओं के रथ में लिखी। उसने लिखा कि इतना शुद्ध इस्पात आज तक विश्व में कहीं नहीं बना। इसमें प्रयोग किया गया लोहा आल्प्स पर्वत और एंडीज पर्वतमालाओं पर पाए गए उन धातु के टुकड़ों से मेल खाता है जिनके बारे में यह निश्चित हो चुका है कि ये करोड़ों साल पहले आए अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा छोड़े गए हैं। 12 टन वाले इस अद्भुत लोह स्तंभ की धातु का सबसे पहले अध्ययन रॉबर्ट हेडफील्ड ने किया था। उन्होंने इस धातु का एनालिसिस करने के बाद बताया कि सामान्यतः इस्पात को किसी निश्चित आकार में ढालने के लिए 1300 से 1400 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है, लेकिन जो इस्पात इस स्तंभ में लगा है वो राट आयरन कहलाता है, जिसे गलने के लिए 2000 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। आश्चर्य है कि उस काल में आज की तरह ही उच्च ताप भट्टियां नहीं थीं, तो फिर यह कैसे ढाला गया? इस लोह स्तंभ के बारे में कई विद्वानों का मत है कि ये एक प्राकृतिक स्तंभ है और शुरू से ही इसी जगह पर मौजूद है। कुछ विद्वान इस स्तंभ को प्राचीन काल में पृथ्वी पर आए एलियंस द्वारा छोड़ा गया बताते हैं। एरिक डेनिकेन ने तो इस विषय में कई प्रमाण भी अपनी पुस्तक में प्रस्तुत किए, लेकिन एक प्रश्न का जवाब नहीं दे पाए कि इतने मजबूत लोह स्तंभ के शीर्ष पर कमल के फूल की आकृति किसने बनाई। लोह स्तंभ का एक भाग थोड़ा सा उखड़ा हुआ है, जो साफ साफ दर्शाता है कि इसे किसी तोप द्वारा बिल्कुल पास से उड़ाने की कोशिश की गई। हालांकि इसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है कि किसने इस पर तोप चलवाई, लेकिन ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर अपने हमले के दौरान इस पर तोप चलाने का आदेश दिया था। नादिर शाह को जब पता चला कि यह स्तंभ किसी हिंदू राजा से संबंधित है तो उसने फौरन इसे उड़ाने का आदेश दे दिया। गोला चलाने पर स्तंभ पर तो सिर्फ खरोंच आई, पर पास में स्थित मस्जिद के एक हिस्से को नुकसान पहुंच गया, जिसके बाद नादिर शाह ने स्तंभ को उड़ाने का इरादा बदल दिया। कहा जाता है कि इस स्तंभ के पीछे की ओर दोनों हाथों से छूने पर मुरादें पूरी हो जाती हैं, पर अब आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि 1997 में पर्यटकों द्वारा इस स्तंभ को नुकसान पहुंचा देने के बाद इसके आसपास लोहे की बाड़ लगा दी गई। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।